Good morning, children. Today we are going to study our 13th chapter, Components of Environment. This is the first chapter of geography in your book. In this chapter, we will study about environment, its types and its components. Okay. So, first of all, we would know that what is environment. Environment refers to the totality of our surrounding. मीन्स हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, द टोटलिटी मतलब एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन आर सराउंडिंग इज नोन एज एनवायरमेंट, है ना. क्या क्या चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में? फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड. फिजिकल एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आपकी? लैंड, वाटर एंड एयर, which are non-living. Okay, these are also called abiotic environment. Okay, the biological environment includes things like plants, animals and other living beings. All the living beings like plants, animals, human beings and small creatures, bacteria, everything is included in the biological environment. And human environment included everything which is made by human being. Okay, like buildings, roads, dam, railways, everything is included in the human environment. So environment refers to the totality of our surrounding. Okay, surrounding included physical, biotic and human environment, human activities. Okay, physical environment means physical environment included land, air, water. This is also called abiotic environment. Biological environment includes plant, animal and other living beings, है ना. It is also called the biotic environment. Human environment includes everything made or created by human being, like roads, buildings, railways, dams, etc. Okay. Physical and biological environments are interrelated, are interdependent, we can also say that ना. फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से उनका संबंध होता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इंटरडिपेंडेंसी होती है उनकी ना. इन दोनों में जो इंटरैक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट मतलब होता रहता है, और इस इंटरैक्शन के थ्रू ही एनर्जी का और मैटर का ट्रांसफ़र होता है. बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के, वो कैसे हैं? डायनेमिक हैं नेचर में. डायनेमिक मतलब वो बदलते रहते हैं, और जो एक में अगर कोई चेंज आता है तो वो चेंज दूसरे पर भी अफेक्ट करता है. अगर फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसका जो अफेक्ट है वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है. तो हम जानेंगे कि ये कैसा इफेक्ट कैसे पड़ता है ना. इंटरैक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना. एक का फिजिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो उसका अफेक्ट किस पर पड़ता है? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है. तो वो कैसे होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं? प्राइमरली फ्रॉम द सन. ठीक है. लैंड है, लैंड पर जो सोर्स है हीट का वो कहाँ से मिलता है? सन से. और ये जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? सन, फिजिकल एनवायरनमेंट का. फिर वो एयर, वाटर और लैंड फॉर्म्स के अलग अलग जो फीचर्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्यू टू सोलर एनर्जी. तो ये जो सन की एनर्जी है, जब वो एयर में वाटर से और लैंड से इंटर रिलेट करती है तो फिर इन सब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चेंजेस आते हैं because of solar energy, because the energy get by sun. Okay, ये जो changes हैं वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर भी
अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं वो अबायोटिक एलिमेंट पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड होते हैं। बायोटिक एलिमेंट्स प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स, है ना, और अबायोटिक एलिमेंट्स लैंड, वाटर, एयर, है ना। तो जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं वो अबायोटिक एलिमेंट्स पर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया गया है जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, प्लांट्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं, आपको मालूम है ना कैसे बनाते हैं, फ्रॉम लैंड, वाटर एंड एयर एंड सनलाइट। जो प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी लेते हैं, सन से हीट और लाइट लेते हैं, वाटर और सॉइल और एयर, इन सब को यूज़ करके इन सब से अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सब अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जो प्लांट है वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड है? सन पर, है ना। और जो दूसरे लिविंग बीइंग्स हैं वो सब अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर। ओके, सो दिस इज द इंटरडिपेंडेंसी। ओके, बायोटिक एलिमेंट्स जो हैं वो भी फिजिकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा कि फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बायोटिक एलिमेंट्स जो है, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं या कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल बताया है, जैसे कि जो प्लांट्स हैं, आपको पता है प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो जब जो प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में, है ना, वो एनिमल्स बरो करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? लैंड में गड्ढा करके उसमें अपना घर बनाते हैं सॉइल में और इसे लूज कर देते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स अपनी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, बिल्डिंग्स बनाना है, रोड कंस्ट्रक्ट करना है, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इनकी एक्टिविटीज़ के कारण भी फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं या उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा कि फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट किस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, देन वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होते हैं? ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे कंपोनेंट्स जो नेचुरली खुद ही कंपोज हुए हैं, खुद ही बने हैं, जैसे कि लैंड फॉर्म, ओशन, रिवर, लेक्स, फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, फॉरेस्ट, फौना, फौना मीन्स वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स। ये सब क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये नेचुरली डेवलप हुए हैं, नेचुरली जनरेट हुए हैं। इनको बनाने में ह्यूमन बीइंग का कोई भी हाथ नहीं है। तो जो भी नेचुरल प्रोसेस हैं, जैसे कि सॉइल का फॉर्मेशन, वेदर में चेंजेस होना, रिसाइकलिंग होना, ये सब क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। सेकेंड इज मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? द एनवायरनमेंट बिल्ट बाय मैन। वो एनवायरनमेंट जिसे मैन ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, वो क्या कहलाता है? मैन मेड एनवायरनमेंट। जैसे कि एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, रोड्स, ये सब क्या है? मैन मेड एनवायरनमेंट है ना। ये किस पर डिपेंड करता है? मैन पर, ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरह से बैलेंस करता है। ओके, तो ये क्या थे? टाइप्स थे एनवायरनमेंट के। कौन कौन से टाइप्स है? 2 टाइप्स है, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचुरली अकर हुए हैं, जिन्हें बनाने में किसी का कोई योगदान नहीं है, और मैन मेड एनवायरनमेंट क्या है? जिसे ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है। ओके, नाउ
कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं, या फिर एनवायरनमेंट में क्या कौन से किन चीज़ों से मिलकर एनवायरनमेंट बना है, ये भी कह सकते हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है वो लिथोस्फीयर, या उसको लैंड भी कहा जाता है। हाइड्रोस्फीयर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, पानी, जितने भी वाटर के सोर्सेज हैं, ओशन, लेक्स, ऑल इंक्लूडेड इन द हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, एयर that is surround us, the air around us is known as atmosphere. Biosphere, the living world. Okay, so we will discuss about it. Lithosphere, lithosphere is made by 2 words, litho plus sphere, है ना। litho means rocks और stone and sphere means real, है ना। तो लिथोस्फेयर का मतलब क्या होगा? रॉक स्फेयर या सॉलिड स्फेयर, ठीक है। जो लिथोस्फीयर है इसकी थिकनेस कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मोटाई है किसकी? लिथोस्फीयर की। इनफैक्ट जो सॉलिड क्रस्ट है रॉक्स का, जो अपर मोस्ट लेयर बनाता है अर्थ का, उसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर, ठीक है। हम सब जो हैं इसी आउटर लेयर पे रहते हैं अर्थ के। किस पर रहते हैं? लिथोस्फीयर पर। लिथोस्फीयर में हर विजिबल लैंडफॉर्म इंक्लूड हैं। क्या क्या कौन कौन से लैंडफॉर्म इंक्लूड है लिथोस्फीयर में? माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, आइलैंड, ये सब किस में इंक्लूड हैं? लैंडफॉर्म्स में। लैंडफॉर्म इज लिथोस्फीयर, है ना। हम एग्रीकल्चर करते हैं लिथोस्फीयर के ऊपर, हाउसेस बिल्ड करते हैं, ये सब अर्थ का ही पार्ट हैं। और ये कई वैरायटी के लैंडफॉर्म्स को भी सपोर्ट करता है। लिथोस्फीयर के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर लैंड ना होती, लिथोस्फीयर ना होता तो हमारी लाइफ भी नहीं होती, है ना। तो समझ में आया आपको बेटा लिथोस्फीयर क्या है? मीन्स द सॉलिड क्रस्ट, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ which includes mountains, plains, plateaus, everything. Hydrosphere, the part of the surface of the earth which is covered under water. अर्थ की सरफेस का वो पार्ट जो वाटर से कवर्ड है ना। जो वाटर से कवर्ड पार्ट है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में रिवर्स, लेक्स, सीज, बेज, ओशंस, ये सब हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट्स हैं, है ना। लगभग 70% अर्थ के सरफेस का, जो टोटल अर्थ सरफेस है उसका 70% पार्ट हाइड्रोस्फीयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जो कॉन्टिनेंट्स हैं और उस पर क्या है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ओशंस पर फ्लोट कर रहा है। क्या है कॉन्टिनेंट्स? आइलैंड है जो कि ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ओशन से घिरा हुआ जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंट। जो ओशंस हैं वो कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस में क्या करते हैं? कांटेक्ट बनाकर रखते हैं। क्या करते हैं? ओशंस एक्ट एज मेजर लिंक बिटवीन द कॉन्टिनेंटल लैंड मास। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच उनको जोड़ के रखता है, उनको लिंक बनाता है ओशन। तो एक लिंक का काम करता है, ठीक है। वाटर जो है लाइफ के सर्वाइवल के लिए एक क्रूशियल थिंग है, सबसे ज़रूरी एलिमेंट है। वाटर कई तरीक़ों से इम्पॉर्टेंट होता है ना। क्लाइमेट को मॉडरेट करता है ये जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर। कोस्टल रीजन जो समुद्र के किनारे के एरियाज़ हैं। जो हाइड्रोस्फीयर है वो रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेन के बिना हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी, है ना। ओशंस जो हैं मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, सी फूड प्रोवाइड करते हैं, और जो सी बेड्स हैं वो हमें ऑयल और नेचुरल गैस के और कई सारे मिनरल्स के डिपॉजिट देते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हाइड्रोस्फीयर हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। समझ गए बेटा? नाउ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है?
एन एनवेलप ऑफ एयर, जो हमारे चारों तरफ एयर का एक एनवेलप है, वो क्या कहलाता है, जिसने अर्थ को घेर रखा है, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो स्काई में 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्सटेंडेड है, लेकिन जो 99% टोटल एटमॉस्फेरिक मास है वो सरफेस से लगभग 32 किलोमीटर एबव पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ पे क्या है? ग्रेविटी का फोर्स है, इसीलिए जो 99% एटमॉस्फेयर का मास है वो अर्थ से 32 किलोमीटर एबव तक फैला हुआ है, एग्जर्टेड है। ओके, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। ये लाइफ को अर्थ पे पॉसिबल बनाता है। जितने भी वेदर से रिलेटेड चेंजेस हैं वो सब अर्थ पर ही होते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, तो समझ में आया आपको? एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एटमॉस्फेयर पढ़े। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर हमारे लिए कैसे यूजफुल है ना। जो एटमॉस्फेयर है वो एक शील्ड की तरह काम करता है, रक्षा कवच। अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सोलर रेडिएशन से। सन से बहुत तेज़ हीट और लाइट आती है। ये जो रेडिएशन है इतनी तेज़ होती है कि अगर डायरेक्ट अर्थ पर आ जाए तो पूरा अर्थ जल के भस्म हो जाएगा, पूरा बर्न्ड हो जाएगा अर्थ, है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है कि जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और जितना ज़रूरी है अर्थ पर लाइफ सर्वाइवल के लिए उतना ही लाइट और हीट अर्थ पे आने देता है। सो it acts as a shield around the earth. मीचियोर्स जो हैं, हमने बेटा लास्ट ईयर सोलर सिस्टम पढ़ा था ना 6th क्लास में, उसमें हमने मीचियोर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। कॉमेट्स, मीचियोर्स पढ़ा था ना आपने। तो जो मीचियोर्स हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में एंटर जब करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन। एटमॉस्फेयर में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण ये मीचियर्स अर्थ पे गिरने से पहले ही, अर्थ में एंटर करने से पहले ही एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? ये मीचियर्स जो हैं वो अर्थ पे आ जाते और जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको ये बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देते, बहुत नुकसान पहुंचाते। ओके, सो नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर रेडियो कम्युनिकेशन को इनेबल करता है अपर लेयर में, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का अपर लेयर है वहाँ पर वो क्या करता है, साउंड वेव्स को स्पेस में स्टॉप कर लेता है और उसको स्पेस से बाहर नहीं जाने देता। तो इससे रेडियो कम्युनिकेशन हो पाता है। जो आपको टीवी में, रेडियो में जो आप ऑडियो सुनते हैं वो इसी के कारण पॉसिबल है। ओके, तो ये क्या थे, एटमॉस्फेयर से हमें क्या क्या यूज़ है एटमॉस्फेयर का। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है बेटा? बायोस्फीयर नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, एयर और वाटर ये तीनों आपस में मिलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो इसी जोन में रहते हैं केवल। बायोस्फीयर की प्रेजेंस जो है अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो लाइफ को ग्रो करने के लिए और उसको सर्वाइवल के लिए पॉजिटिव कंडीशंस प्रोवाइड करता है। बायोस्फीयर जो है वो लैंड की सरफेस के कुछ नीचे तक ही है, वाटर में, ठीक है, और सरफेस के ऊपर है एयर में, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो वाटर के स्लाइटली बिलो, पानी के कुछ ही हिस्से तक है और एयर में के ऊपर कुछ ही हिस्से ऊपर तक बायोस्फीयर है, ठीक है। तो हम कौन से स्फीयर में रहते हैं? बायोस्फीयर में रहते हैं। बायोस्फीयर में ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं।
जो अलग अलग साइज़ के हैं, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके जाइंट व्हेल और एलिफेंट जैसे एनिमल्स हैं, है ना। बायोस्फीयर में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते, इतने छोटे छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव जैसे कि व्हेल्स और एलिफेंट्स तक बायोस्फीयर में हैं। इसी तरीके से प्लांट्स भी हैं कई साइज़ के, अलग अलग साइज़ के, उनकी भी कई वैरायटी है। फंगस से लेकर के बड़े बड़े बेनियन ट्री जिसके बड़ी बड़ी ट्रंक्स होती हैं, मोटी मोटी ट्रंक्स होती हैं। जो ऑर्गेनिजम्स बायोस्फीयर में पाए जाते हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। जो प्लांट्स हैं वो एनवायरनमेंट में क्वालिटी ऐड करते हैं, और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं जिसमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस, मनुष्य भी आता है, ये सब इसमें प्लांट पर डिपेंडेंट हैं। प्लांट से जो हमें मिलता है उसी पर सारे लिविंग बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंट हैं। हमारा जो अर्थ है एक, उसे यूनिक प्लैनेट कहा जाता है ना। अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है ना, 8 प्लैनेट्स में से एक अर्थ भी एक प्लैनेट है। लेकिन ये यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लिविंग कंडीशंस एग्जिस्ट हैं, है ना। कोई भी प्लैनेट सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सके एक्सेप्ट अर्थ, ठीक है। कई सेंचुरीज से लैंड फॉर्म्स बनते जा रहे हैं ना, कई सारे लैंड फॉर्म्स बने हैं और डाइवर्सिफाइड भी हुए हैं और टूटे भी हैं, बटे भी हैं। ऐसा इसलिए कि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कई वैरायटी की स्पीसीज़ को उसमें इंक्लूड होते हैं। जो स्पीसीज़ की इतनी सारी जो वाइड वैरायटीज़ हैं उन्हें वो बायोडाइवर्सिटी ही उन्हें कहा जाता है। जो हम देखते हैं कि इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, ये सारी स्पीसीज़ किसके कारण पॉसिबल है? बायोस्फीयर के कारण ही ये पॉसिबल है, और इसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो हमने इसमें क्या पढ़ा? द components of environment, lithosphere, atmosphere and biosphere. Now हमने समझ लिया कि environment हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए environment की। लेकिन जो environment है उसके लिए मनुष्य आज एक खतरा बना हुआ है। जो ह्यूमन बींग्स है, मनुष्य हैं, वो खुद ही एनवायरनमेंट के लिए एक इंडेंजर हैं, खतरा बने हुए हैं। कैसे? जो एनवायरनमेंट की टोटलिटी है वो उसके बैलेंस के कारण है। एनवायरनमेंट जो है वो हमारा, वो कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? उसमें जो अलग अलग गैसेस का बैलेंस है और जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो बैलेंस बना हुआ है, इसी के कारण एनवायरनमेंट ये है। लेकिन अब जो है कई कारण ऐसे हैं जिनके कारण इसका इम्बैलेंस होता जा रहा है। मनुष्य जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट में आने वाले इन चेंजेस का। जो मनुष्य के काम हैं, जो ह्यूमन एक्शंस हैं, जैसे कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जा रहा है लगातार, फ्लोरा और फौना डिसअपियर होते जा रहे हैं, लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अब एंडेंजर्ड हो चुका है, खतरे में आ चुका है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और अर्बनाइजेशन का इंक्रीज होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना, ये सब एनवायरनमेंट को डेंजर में डाल रहे हैं। तो मैन जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। ये जो पॉल्यूशन इतना हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग खुद ही अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है एनवायरनमेंट में बैलेंस को रिस्टोर करने का, ठीक है। तो हम एनवायरनमेंट को हम एनवायरनमेंट को प्योर रख सकते हैं और हम ही एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये इट्स ऑल इन आवर हैंड्स। ओके, सो
ये चैप्टर फिनिश हो जाता है बेटा। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे एंड एक्सप्लेनेशन बहुत ही केयरफुली सुनेंगे ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू द एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। सो योर होमवर्क, आज का आपका होमवर्क क्या है? आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद इसके जो टर्म्स दिए हुए हैं चैप्टर के लास्ट में वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसको लर्न भी करना है। मैं इसका इमेज सेंड कर देती हूँ, ये आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ओके, गुड बाय।